जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक न्यू टॉपिक है। और लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको द ह्यूमन स्किन भी कहते हैं। उसको मैंने 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पूरा यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस यूनिट की जो शुरुआत होगी वो न्यूट्रिशन से होगी और फिर उसके बाद हम टीथ पढ़ेंगे और फिर फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। न्यूट्रिशन। तो देखो, न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही बेसिक सा बात जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि एनर्जी का क्या यूज़ है हमारे लिए। एनर्जी, क्योंकि हम हर तरह के काम को करने में, हर तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी ऑन करने में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? एनर्जी हमको फूड से मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फूड में ऐसा कुछ है। हम किसी चीज़ को फूड तब कहते हैं जब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जिसको हम यूटिलाइज करके उससे एनर्जी बना सकें। ठीक है। तो फूड में क्या होते हैं? फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। अभी मैं पूरा डिफरेंस इनके बीच में आपको बताऊंगा। अब ये न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके वेरियस फंक्शंस को कैरी ऑन करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। दूसरा आप कह सकते हैं सेल डिवीजन। और फर्दर तीसरा आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसीलिए ये एनर्जी का एक तरीके से चेन है हमारे बॉडी में। तो एनर्जी इसीलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है टू कैरी ऑन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। और एनर्जी का हमारे बॉडी में आना, हमारा उसको एसिमुलेट करना, ये सारा प्रोसेस जो है एनर्जी का, एनर्जी कैरिंग चीज़ें जो हैं। वैसे तो फूड एनर्जी डायरेक्टली कैरी नहीं करता। फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और हम उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज में आपका पूरा प्रोसेस आ जाएगा। डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का। अभी सब कुछ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल सा फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझाया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब देखो, इन पूरे प्रोसेस को, जो ये सारा कुछ हो रहा है, एनर्जी के आने से लेकर के ये सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस थ्रू फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं, इन पूरे टर्मिनोलॉजीज को, या अगर एग्रीगेट फॉर्म में कहा जाए तो इनको पूरे में न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है बेसिकली? मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। न्यूट्रिशन होता है द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड, डाइजेस्टिंग, एसिमिलेटिंग, पहले एब्जॉर्बिंग होगा। ठीक है, पहले एब्जॉर्ब होता है फूड एंड देन assimilating and finally utilizing it to gain energy is called nutrition। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको यहाँ पर
दोनों के बीच में फ़र्क देखो, नाम दोनों का लगभग लगभग सेम जैसे लग रहा है। ये न्यूट्रिएंट्स है और ये न्यूट्रिशन है। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे होते नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। फूड के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो हम उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे पूरा। और फूड को यूटिलाइज करने का प्रोसेस और उससे वेरियस फंक्शन को कैरी ऑन करने के प्रोसेस को, जो पूरा हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, इनटेक से ले करके टू दिस वेरियस फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, इन पूरे मोड ऑफ जो भी एक्शन यहाँ हो रहा है उसको न्यूट्रिशन हम कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। मिटा देते हैं इसको। हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप इन डिटेल बात करें तो यहाँ ऑटो वर्ड जो है पहले से बता रहा है अपने आप, तो मतलब न्यूट्रिशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही फूड को प्रिपेयर करे उसको हम ऑटोट्रॉफिक, या उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रिपेयरिंग फूड बाय इट्स ओन, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। खाली ग्रीन प्लांट्स में नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है फोटोसिंथेसिस। लाइट का यूज़ करके ये प्लांट्स और एल्गी लाइट का यूज़ करके एनर्जी या फूड बनाते हैं। ठीक है, लाइट का यूज़ करके फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके से ये खुद से यहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, दीज एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और प्लांट्स। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ काऊ का, डियर का। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक, और इन 2 ऑर्गेनिजम्स पे कौन डिपेंड करता है, बड़े एनिमल्स जैसे कि लायन एंड टाइगर। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझो कि लायन और टाइगर को हम टर्शरी कंज्यूमर्स, ये सब चीज़ वैसे बात तो नहीं करना है हमें, इसको टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। कुछ देखो, कुछ एनिमल जो है दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं और कुछ एनिमल डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो एनिमल डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, 1 डिग्री कंज्यूमर। फिर इसके बाद आता है 2 डिग्री, और फिर उसके बाद आता है 3 डिग्री कंज्यूमर। अब देखो इस चेन में अगर देखा जाए तो प्लांट क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ हो गया, और प्लांट के बाद ये काऊ और डियर इसको खाने वाले, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री कंज्यूमर, और इनके बाद लायन टाइगर इनको खा जाएंगे, तो इनको हम 2nd डिग्री कंज्यूमर तो नहीं कहते, ये हालांकि 3rd डिग्री कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, एपेक्स पे आते हैं बिल्कुल, लेकिन हमको यहाँ इस केस में यही रखना पड़ेगा।
दूसरा एग्जांपल अगर अगर ले लें तो जैसे देखो यहाँ पे 1 डिग्री, पहले यहाँ पे ऑटोट्रॉफ ले लो। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ में आप प्लांट ले लीजिए। अब ये प्लांट को कौन खा रहा है, मान लीजिए ग्रास हॉपर है, ठीक है। ग्रास हॉपर को मान लीजिए फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को फाइनली स्नेक खा जा रहा है। स्नेक को भी फाइनली कोई खा सकता है, जैसे ईगल, ठीक है। तो फूड चेन है। फूड चेन के आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और आगे भी क्वार्टरनरी भी होता है, ठीक है। तो हमको इतना डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करना है, हमको बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक भी बात करनी है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करें उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करें उनको हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ये बेसिक सी बात हो गई। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म या पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफिटिक, और तीसरा होलोजोइक। ठीक, होलोजोइक से शुरू करते हैं। देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मली फूड इनटेक कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, और उसको नॉर्मली जनरली यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था जनरल वाला। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमंस को ले लेंगे, एंड और भी किसी को ले सकते हैं, काऊ को ले सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को आप जनरली देखे होंगे कि जनरली फूड को च्यू करके खाते हैं, इनटेक करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड यहाँ दिखाई देता है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो दीज ऑर्गेनिजम्स जो ये एग्जिबिट करें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ग्रो ऑन डेड एंड decayed matter, basically matter decayed, dead and decayed organic matter, organic matter। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, और मान लीजिए किसी कारण से मर गया, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ फंगस उग जाते हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ फंगस का एग्जांपल लिया है। फंगस exhibit saprophytic mode of nutrition because they grow on dead and decayed organic matter। ये क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पैरासाइट जो है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बेसिकली है कि ए वन ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड सम बेनिफिट फ्रॉम इट, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अभी मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वन organism obtaining, sorry, with the help नहीं ऐसा नहीं, जस्ट वेट,
एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, विदाउट किलिंग एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, विदाउट किलिंग द अदर ऑर्गेनिज्म obtain some nutrition from it। ठीक, तो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसी तरीके से अटैच्ड है। अब देखो अटैचमेंट के बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं कि पैरासाइट्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि अब भाई कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला बात है एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट सॉरी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। छोड़ो वर्ड्स में मत जाओ, बस इतना समझो कि पैरासाइट जो है अटैचमेंट के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जा कर के अपना फुलफिलमेंट करता है अपने फूड का, अपने न्यूट्रिशन का, और एक होता है जो बाहर अटैच होकर के करता है। जैसे आपने लीच को देखा होगा, लीच क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहर स्किन पर अटैच हो जाता है और अपने सकर से ब्लड को सक करता है। तो क्या हुआ, ये बाहर वाला पैरासाइट, ठीक है, एक्टोपैरासाइट। और अंदर वाले पैरासाइट को जैसे एंडोपैरासाइट जिसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल इन्फेक्शन जिससे होता है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है वो। तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, रेड ब्लड सेल्स में जाता है, लिवर में जाता है, तो अंदर से पूरा वो न्यूट्रिशन को गेन करता है। ठीक, तो एक्सो नहीं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। ठीक, एंडो मतलब अंदर जाने वाले, एक्टो मतलब जो बाहर चिपक करके अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। ये हो गया, ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं विच ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग द अदर वन ऑब्टेन सम न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक, अब देखो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की है, तो जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो इसको कहते हैं पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप। तो बस पैरासिटिज्म में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये पैरासिटिज्म का डेफिनेशन है, ठीक है। और सैप्रोफिटिक का मैंने आपको बता दिया, सैप्रोफिटिक सॉरी सैप्रो हाँ सैप्रोफिटिक। देखो यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलेंगे, यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिट कर रहा है, सैप्रोट्रोप्स बोलेंगे, ठीक है, या सैप्रोफिटिक भी बोलेंगे। और ये वाला तो जनरल। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हो गया, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। और होलोजोइक का मैं यहाँ लिख देता हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड इन सॉलिड, ब्रैकेट में कर लो सॉलिड फूड इनटेक करता है, सॉलिड फूड इनटेक करता है, एब्जॉर्ब, एसिमुलेट, आगे पीछे कर लेना, पहले एसिमुलेट होगा फिर एब्जॉर्ब होगा, नहीं पहले एब्जॉर्ब होगा, सही, ठीक है, पहले एब्जॉर्ब हो जाता है फिर एसिमुलेट, इकट्ठा किया जाता है, एब्जॉर्ब, एसिमुलेट एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। आप हायर क्लासेस में एटीपी के बारे में पढ़ेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक कंपाउंड, उसके ऊपर 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। तो एक फॉस्फेट जब टूटता है
ऐसा समझिए एनर्जी के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो कि ऐसा फॉस्फेट है, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ये फॉस्फेट मान लीजिए, ऐसे 3 फॉस्फेट है चेन में, ठीक है, और ये जो है एडिनोसिन पे लगे हुए हैं, तो इसको कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट टूटेगा कुछ एनर्जी निकलेगा, ये वाला फॉस्फेट टूटेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, फॉस्फेट को तोड़ करके एनर्जी निकालते हैं, तो यही वाला जनरल प्रोसेस है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब एक फॉस्फेट टूट जाएगा तो ये ए, और 2 फॉस्फेट हो जाएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचेगा, ठीक है, तो इसको एडीपी बोलते हैं, ठीक है। एएमपी भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एनर्जी की करेंसी है, इसी से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक फॉस्फेट तोड़ते हैं और एनर्जी को बनाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो न्यूट्रिशन के बारे में था, ये उसका पूरा टाइप्स थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया। आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमको थ्रू आउट दिस चैप्टर पढ़ना है। तो न्यूट्रिएंट्स का पहले डेफिनेशन लिख लो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एनी कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड through which we get energy, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप हैं, दो टाइप, एक होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आपका आता है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा वाटर। ले लेते हैं वाटर को भी, होगी बहुत ही एसेंशियल है, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो बिना वाटर के कैरी ऑन नहीं हो सकते, ठीक है। ये हो गए यहाँ 4। अब इनऑर्गेनिक में आपके क्या होंगे? वाइटामिन होंगे, वेरी सॉरी, वाइटामिन भी आपके ऑर्गेनिक में आते हैं। यहाँ पर आपके मिनरल्स आएंगे, मिनरल्स ही आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और सम आयंस कह सकते हैं आप, सम आयंस, ठीक। और यहाँ पर रफेज भी आता है। भाई रफेज भी तो प्लांट का सेल्यूलोज वाला पार्ट है, तो वो भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ ना, ठीक है। तो वाइटामिन ऊपर कर देते हैं, क्योंकि वाटर और रफेज जो है वाटर और रफेज जो है इसको सेपरेटली ट्रीट करना है। हम ये पहले पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे वाटर रफेज का इम्पोर्टेंस, और फिर उसके बाद मिनरल और आयंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो जनरल फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, और इस फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें इस चैप्टर में इन्हीं सारे जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप इतना नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें अब। चलिए कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं। थ्रू आउट बस इतना ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। चलिए ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स।
देखो, रटने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ को समझना सीखो। इसमें क्या है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। कार्बन इज समवॉट अटैच टू वाटर, ठीक है, और हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी आप देखिए, यहाँ पर कार्बन जो है वाटर से अटैच्ड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है ना, C6H12O6। अब आप पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। अब इसको आप अगर 6 से डिवाइड कर दिए कि यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 12 है, ये 2 से डिविजिबल है ना, सॉरी 6 से डिविजिबल है ना, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ मैं डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C1 हो गया, 1 लिखते नहीं, H12 डिवाइडेड बाई 6 तो H2 हो गया, और O 6/6 1, तो 1 लिखते नहीं। तो ये देख रहे हो क्या होगा, क्या क्या है ये चीज, यहाँ पर कार्बन अटैच टू H2O वाटर, कार्बन इज अटैच टू वाटर, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स, इनका नाम ऐसे ही डिराइव हुआ है कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। यहाँ कार्बन आपको वाटर से अटैच्ड मिलेगा जब आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में इतना मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक एलिमेंट्री चीज़ आपको सिर्फ पढ़नी है इसके बारे में। चलिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये बताने के लिए है कि कार्बोहाइड्रेट्स का नाम कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि कोई चीज़ रटना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ये 3 एलिमेंट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड, इंक भर लेते हैं। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी का मेन सोर्स आप क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, इट इज अ गुड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक, बहुत ही अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। शायद अभी आपको ये बात समझ में ना आए कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, अभी आप इस वर्ड को कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम रेस्पिरेशन चैप्टर में डील करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा कि क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है वो करने के बाद हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली ग्लूकोज की बात करें तो उसकी एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन पे काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है, अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको गुड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जब आता है तो इसका क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आइए देख लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब हमारा बॉडी में आता है तो इसके डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ में, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी, और डाइजेशन फर्दर पूरी जब कंप्लीट होती है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। अब देखो, ग्लूकोज के बारे में अगर कहा जाए तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अब ब्लड में, इन ब्लड
लेवल ऑफ, एक सेकेंड, इन ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज राइज अप। ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल राइज होता है। तो हमारी पैनक्रियाज में आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, एरो के ऊपर लिख रहे हैं, मतलब अब इंसुलिन का एक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, अलाउ ऑल द सेल्स टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो जो ब्लड आपके ग्लूकोज में था, सॉरी वेरी सॉरी, जो ग्लूकोज आपके ब्लड में था वो अब क्या होगा, जब राइज करेगा इसका लेवल, तो पैनक्रियाज से जो हार्मोन इंसुलिन निकलता है ये इंड्यूस करेगा कि जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में हैं वो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज को अपने अंदर ले ले। तो ये क्या कर रहा है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी ग्लूकोज है वो आपके सेल्स में आ चुका है। ग्लूकोज एंटर्स सेल्स, ठीक है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ गया। अब सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया है तो अब क्या होगा, यहाँ से इसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ग्लूकोज का यहाँ पर फाइनली मैं पूरा नहीं लिखूंगा, रेस्पिरेशन बहुत ही लंबा प्रोसेस है और यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना है। यहाँ बेसिकली लिखते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का और फाइनली हमको एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, एनर्जी, और एनर्जी हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मैंने बताया था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो ये केमिकल है, केमिकल फॉर्मूला इसका नहीं देखेंगे, हम इतना बस जानते हैं कि एक एडिनोसिन है और इसके ऊपर जो है ऐसे फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट, इस तरीके से फॉस्फेट्स लगे हुए हैं। तो इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन पे तीन फॉस्फेट इस तरह लगे हैं, एक फॉस्फेट टूटेगा कुछ एनर्जी निकलेगी, दूसरा फॉस्फेट टूटेगा कुछ एनर्जी निकलेगी। इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देखो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। अब हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे और लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स तक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से प्रोटीन और फर्दर सारे न्यूट्रिएंट्स को हम सब्सिक्वेंट तरीके से पढ़ते जाएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अब हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के तीन टाइप्स में है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड पढ़ लेते हैं। मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड में क्या है, आपका सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक, ग्लूकोज को आप सिंपलेस्ट शुगर भी कहते हैं, सिंपलेस्ट शुगर। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। और गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, फाउंड किया, प्रेजेंट,
प्रेजेंट इन मिल्क, प्रेजेंट इन मिल्क। फिर उसके बाद आपका आता है डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड आपका आता है इसके बाद, जिसमें आपका सुक्रोज और माल्टोज आ जाएगा। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब देखो लैक्टोज जो होता है ये दो तरह के मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना होता है, जो आपका लैक्टोज होता है। तो ग्लूकोज को जोड़ दो और गैलेक्टोज को, तो लैक्टोज बन जाता है। और लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, इसका एक कॉमन नाम भी है, इसको मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर। ठीक, माल्टोज कॉमन नेम में माल्ट शुगर कहते हैं। एक मिनट, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको माल्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, और सुक्रोज को क्या कहते हैं, केन शुगर, केन शुगर। ठीक है, तो जो माल्टोज होता है हमारा, वो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और सुक्रोज जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज, इससे मिलके बनता है। तो इससे ज़्यादा आपको डाइसेक्राइड में नहीं पढ़ना है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, लेकिन इसको मिल्क शुगर नहीं कह रहे हैं। जब गैलेक्टोज ग्लूकोज से मिलेगा और लैक्टोज बनाएगा तब इसको मिल्क शुगर कहेंगे। ये डाइसेक्राइड्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ये आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से, और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तीसरा टाइप आपका आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स में आपको पढ़ना है सबसे पहले स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजन। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में सबसे अगर जनरल बात करें तो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के ये बनते हैं पॉलीसेक्राइड। देखो पॉली का मतलब क्या है, ज़्यादा, और सैकराइड्स का मतलब शुगर। ठीक है, तो स्टार्च भी मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बन के बनता है, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज मत करो, ठीक है, जरूरी थोड़ी एक ग्लूकोज ही पाया जाए, हो सकता है फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी पाया जाए, तो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर कर दो। ठीक है, अब सेल्यूलोज की बात करते हैं। सेल्यूलोज जो होता है प्लांट सेल वॉल में होता है, प्लांट सेल वॉल में जनरली पाया जाता है। और सेल्यूलोज जो है जब हम प्लांट को ले खाते हैं एज अ फूड, तो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज हमारे लिए रफेज का काम करता है। प्लांट सेल वॉल में ये रफेज का भी काम करता है एज अ फूड। ठीक है, और हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हैप्पी डाइजेशन। ठीक है, हैप्पी डाइजेशन देता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन की बात करें, देखो क्या होता है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर होता है, और लिवर में जब स्टोर हो जाता है खूब ढेर सारा, तो उस पूरे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ।
मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हैं। ठीक है, दो दो शुगर से मिलकर के बने हैं डाइसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड जो है बिल्कुल एक एक मॉलिक्यूल से मिलके बने, एक एक वन से। मोनो मतलब सिंगल और सैकेराइड मतलब शुगर, सिंगल शुगर। डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शुगर। तो दो शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर के ये वाला शुगर बना है। और पॉलीसैकेराइड क्या है, मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, जिसमें स्टार्च जो है ढेर सारे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, और स्टार्च के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखिए कि इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक, सेल्यूलोज के बारे में हमने क्या बताया कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। और प्लांट को जब हम इनटेक करते हैं तो एक तरीके से हम उस सेल्यूलोज को भी इनटेक कर रहे हैं। तो सेल्यूलोज हमारे लिए क्या काम करता है, रफेज का काम करता है। अभी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के चार्ट में बताया था रफेज और वाटर को हमको पढ़ना है। रफेज बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो हैप्पी डाइजेशन। ग्लाइकोजन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं ग्लूकोज में वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर ग्लूकोज जो है हमारे लिवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, लिवर में स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म इज नोन एज ग्लाइकोजन फॉर फर्दर यूज, आगे की यूज के लिए उसको स्टोर करता है लिवर हमारा। तो ये पूरा था हमारा, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरा था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने आज कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ लिया। अब इसके बाद ये यही सबसे लंबा था। इसके बाद फैट, प्रोटीन और ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।